मॉर्निंग एवरीवन, मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने कल डीपीएसपी की बात की थी कि डीपीएसपी कैसे हैं, डीपीएसपी में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और डीपीएसपी किस अप्रोच से निकला हुआ है। आप सबको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम जो बात करेंगे डीपीएसपी की, एक तो उसकी इफेक्टिवनेस की बात करेंगे कि क्या इफेक्टिवनेस है उसकी। उसके बाद अब हर जगह जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है, मतलब क्रिटिसिज्म का मतलब नेगेटिव बातें भी करते हैं उसके बारे में। और सेकेंडली उसके बाद हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो डायरेक्टिव हमारे पार्ट 4 के बाहर भी लाई करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हम चीज़ें आज की डेट में बात करेंगे। तो अब अगर डीपीएसपी की इफेक्टिवनेस की बात करें और क्रिटिक्स, दो चीज़ों की बात करें, तो क्रिटिक्स और इफेक्टिवनेस एक जैसी ही चीज़ है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो कई लोगों के व्यूज़ में डीपीएसपी काफ़ी अच्छे थे और कई लोगों के व्यूज़ में डीपीएसपी गलत थे। ओके, तो सबसे पहले जो अच्छे थे उनके बारे में बात करें तो जैसे एलएम सिंघवी हुए, सिंघवी कमेटी आप सबने सुना होगा, लास्ट में भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हमने बात की थी। तो उन्होंने कहा था डीपीएसपी आर अ लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में एक जान प्रोवाइड करता है, एक लाइफ प्रोवाइड करता है, एक इमोशन जोड़ता है उसके अंदर। तो ये एलएम सिंघवी साहब के पॉइंट था। उसके बाद एमसी चावला जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उन्होंने कहा था कि अगर ये सभी डीपीएसपी हम एक्टिवली और अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करें तो पृथ्वी पे स्वर्ग बन सकता है। If all the principles are carried out, it would be a heaven on the earth, here to the earth. एक स्वर्ग हम अर्थ को दे सकते हैं अगर ये सभी हम प्रिंसिपल्स अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। अंडरस्टूड? तो इसके अलावा डीपीएसपी का क्या मेन, आप ये देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा बढ़िया। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हमने कल डीपीएसपी की डेफिनेशन देख ली है, पर प्रैक्टिकली उसका क्या इफेक्टिवनेस रहेगी। तो डीपीएसपी सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो वो सभी अथॉरिटीज के लिए इंडियन यूनियन में जितनी भी हैं उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करेंगे। सेकेंडली स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में। तो आप सबको पता है कि अगर एक प्रिंसिपल सेट कर दिया स्टेट ने तो जितनी भी उस स्टेट से लिंक स्टेट आपकी फॉरेन पॉलिसीज और स्टेट पॉलिसीज हैं वो सभी एक स्टेबल रहेंगी, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर अगर बनी है। क्रिएट्स एटमॉस्फेयर फॉर एंजॉयिंग फंडामेंटल राइट्स। ये जब भी आप ये बात करिए कि इक्वलाइजिंग की अगर बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने में ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट ही नहीं होगा अगर डीपीएसपी अच्छे से स्टेट इंप्लीमेंट करती है। सेकेंडली गिवन द पावर टू द ऑपोजिशन टू ब्लेम। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम ओपोजिशन सुनते हैं विधानसभा में, जब भी ओपोजिशन बैठी होती है तो ओपोजिशन को एक पावर मिलता है कि ओपोजिशन गवर्नमेंट को ब्लेम लगा सकती है कि आपने इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम ना करते हुए इन प्रिंसिपल्स पे काम किया है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली ओपोजिशन को पावर देता है गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए, जहां गवर्नमेंट गलत जा रही है उसको रोकने के लिए। और इसी के साथ एक क्रूशियल टेस्ट रहता है गवर्नमेंट का, ताकि पीपल गवर्नमेंट को डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या सही कर रही है नहीं कर रही है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली इफेक्टिवनेस की बात है डीपीएसपी की, कि डीपीएसपी कितना इफेक्टिवली हम आम एक सिटीजन मॉनिटर कैसे कर सकता है। अभी हमने जैसे बात की है कि इसकी इफेक्टिवनेस की और इसकी पॉजिटिव चीजों की, तो इसी तरह क्रिटिक्स भी इसके रहते हैं। क्रिटिक्स मींस जो इसकी नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव बातें कैसे करते हैं कि उस टाइम जब ये बना तो उसमें कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने इसे अपोज किया था। अपोज इन द सेंस कि ये गलत है, इसको कुछ करने का फायदा नहीं है, या 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इंप्लीमेंट करते तो ज्यादा बेनिफिट रहता, आज की डेट में इंडिया को इसकी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो उनमें कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल केटी शाह, नसीरुद्दीन और टी कृष्णामाचार्य। अब केटी शाह ने इसको क्या कहा था? पीयूष सुपरफ्यूलिटीज, मींस कि इन चीजों की कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ इंप्लीमेंटिंग दीज प्रिंसिपल्स। ओके, तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया था कि चेक ऑन अ बैंक, कि आपने बैंक में एक चेक डाला और बैंक की इच्छा होगी वो कब इसको इंप्लीमेंट करेगा, कब आपको कैश देगा, बैठे रहो। तो इस तरह से इन्होंने डीपीएसपी को क्रिटिसिज्म किया था। नसीरुद्दीन जी ने कहा था कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह है, कि आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 जनवरी को बिल्कुल एक मोटिवेटेड फॉर्म में लिया, बट अगले ही दिन इसको तोड़ दिया आपने। अंडरस्टूड? और टी कृष्णामाचार्य ने इसको वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट कहा था, कि सिर्फ और सिर्फ वेरिटेबल डस्टबिन है सेंटीमेंट्स का। ओके, तो इसी के साथ जो अगर मैं लीगल टर्म में बात करूं या ऑफिशियल टर्म में, तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि कोई लीगल फोर्स नहीं है, क्योंकि जस्टिसएबल नहीं है कोर्ट के अंदर, तो आप जो मर्जी बोलते रहो, करना ना करना आपके ऊपर, आप करो या ना करो कोई पूछने वाला नहीं है। इलॉजिकली अरेंज, इलॉजिकली अरेंज का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी एकदम अलाइंड है। कोई ये नहीं है कि आप इसको सीनियोरिटी में करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट को लिस्ट डाउन करके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। कंजर्वेटिव फॉर्म है, कंजर्वेटिव अप्रोच है किसकी, तो इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। और सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट,
इसमें पावर कन्फ्लिक्ट करती है प्राइम मिनिस्टर की गवर्नर के साथ, प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के साथ, कि वो अगर कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उनका एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो इसमें कोई लॉजिकली रेलिवेंस नहीं बनता। ओके, तो ये बेसिकली इसके क्रिटिसिज्म होते हैं और ये इफेक्टिवनेस होती है। तो आप सब आपको दोनों चीजें पता लगी, इफेक्टिवनेस भी और क्रिटिसिज्म भी। अंडरस्टूड? तो ये हमारा डीपीएसपी का मेन रहता है। इसमें दो चीजें हमारी अभी रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इम्प्लीमेंटेशन और सेकंड इज आर्टिकल। आर्टिकल मींस आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 की वर्डिंग क्या है, एंड ये इम्प्लीमेंटेशन मींस कि इम्प्लीमेंटेशन में इसके क्या पॉइंट्स हैं। तो ये दोनों चीजें बेसिकली थ्योरेटिकल हैं, इनके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं 10-12। तो मैं वो पॉइंट्स एक एक्सेल बना के अपने इंस्टा हैंडल पे शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी शेयर कर सकूं, तो आप प्लीज वहां से रेफरेंस कर लें। तो हमारा डीपीएसपी का जो लेक्चर है तो यहीं पे ही खत्म होता है। अंडरस्टूड? इसमें कुछ चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ऐसी है जो पार्ट 4 के आउट में लाई करती हैं। जैसे वो आर्टिकल 335 में इनके रिस्पेक्टिव एससी एसटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज लैंग्वेज की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो हैं बट पार्ट 4 के अंदर कवर नहीं है। तो मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया कि क्लेम्स ऑफ एसटी एंड एसटीज टू द सर्विसेज टू देयर जॉब्स, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो पार्ट 4 में नहीं है बट ये डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तभी बात करेंगे जब एज पर क्रोनोलॉजी हम यहाँ पे पहुंचेंगे। पार्ट 16, पार्ट 17, पार्ट 17, 335, 358, 351। अंडरस्टूड? तो सिंपल आपके लिए था कि ये भी अगर आप तब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डीपीएसपी से अलाइंड है, बट ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डीपीएसपी खत्म होता है। सिर्फ ये दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी हमने डीप में डीपीएसपी के बारे में अच्छे से बात कर ली है। तो ठीक है, डीपीएसपी हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बात कर ली अभी। तो डीपीएसपी के बाद जो आता है एज पर क्रोनोलॉजी वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अंडरस्टूड? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा स्टार्टिंग में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट ये लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट 1976 में बना। 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन केस को कोई आपसे पूछे, और मुझे लगता है हमने पहले भी ये डिस्कस की है, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट हुई है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A। अब देखिए तो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी था, तो इसी को एक्सटेंड करके पार्ट 4A बना के आपका और आर्टिकल 51A बना के फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट किए हैं। सिर्फ ये एक ही आर्टिकल है, ज्यादा डीप में हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो मैं आपको सिंपल डिफरेंस बता देता हूँ होता क्या है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या मतलब है। अब आप सबने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना होगा। हमने जो मतलब इससे जो पहले वाला हमारा टॉपिक था वो फंडामेंटल राइट्स का था। अंडरस्टूड? फंडामेंटल राइट्स क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने राइट सिटीजन्स को देता है ना। से मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं अगर, तो फंडामेंटल राइट्स क्या चीज है? कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को देता है टू सेफगार्ड देयर राइट। डीपीएसपी क्या चीज है? स्टेट कह लो आप, स्टेट अपने सिटीजन्स को देता है। अंडरस्टूड? कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करता है, स्टेट सिटीजन्स को सर्टेन प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लॉ या पॉलिसी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो चीज है वो स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन और इधर मैं बात कर रहा हूं सिटीजन्स की, तो वो सिटीजन्स की रहती है टुवर्ड्स स्टेट एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? वो स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ सिटीजन्स का क्या रोल रहता है उसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है, फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स सिटीजन्स है और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी टुवर्ड्स सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की फॉर देयर स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। अंडरस्टूड? तो ये मतलब बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज हम डिटेलिंग में नेक्स्ट में बात करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम सिटीजन टुवर्ड्स देयर स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आती है। ओके, तो फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही याद रखिए, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। ओके, तो इसको यहीं क्लोज करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।